दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि करुणा या प्रेम, सद्भावना या रिश्ते अपने देश में इनका भी एक वर्ण आधार है, एक वर्ग आधार है। बहुत सारे लोग जैसे ही किसी व्यक्ति को देखते हैं, अच्छा लगता है उनकी बातें तो पसंद करने लगते हैं। उनका व्यवहार अच्छा लगता है तो उनको लगता है कि बहुत अच्छी बात है, दोस्ती हो सकती है, समझदारी विकसित हो सकती है। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि ये सोच तो ठीक रहा है, लेकिन इसकी बिरादरी कुछ और है, इसका वर्ण कुछ और है, इसकी जाति कुछ और है, तो करुणा, दया, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना अचानक सब में एक बदलाव भी आ जाता है। ये शायद हमारे जैसे मुल्क में ऐसा संभव है, जहाँ वर्ण व्यवस्था बहुत गहरी है। इस तरह की घटना का एक ज़िक्र मैंने बहुत पहले पढ़ा था। एक एक बहुत पहले तो नहीं, कुछ वर्ष पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक वाकया दर्ज किया है अपने एक आलेख में। बड़ा आलेख है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि वो अपने पिता से मिलने जा रहे थे और छोटे-छोटे वो लोग थे, उनके भाई थे और वो एक रेलवे स्टेशन पर उतरे जहाँ पिताजी ने भेजा था किसी अपने सहयोगी को कि भाई हमारे बच्चे आ रहे हैं, ले आना, क्योंकि वो कैशियर थे वहाँ। और कैशियर होने के कारण उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो स्टेशन पर रिसीव करने के लिए उन्होंने भेजा किसी को। नहीं, वो जिसको भेजना चाहा वो शायद पहुँच नहीं पाया और शाम हो गई। बच्चे देखते रह गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब छोटे थे, स्टेशन पर भीड़ खाली हो गई। स्टेशन मास्टर ने आकर देखा कि यहाँ तो बच्चे खड़े हैं अपने सामान के साथ। उसने बहुत मोहब्बत से पूछी उनसे, उनकी कहानी की क्या मामला है। उन्होंने बताया कि भाई हम तो ऐसे-ऐसे हैं। कपड़े लत्ते अच्छे पहने थे, क्योंकि अम्बेडकर साहब के पिताजी अच्छे पद पर थे, अच्छी सैलरी थी। तो उसने बुला कर के काफ़ी उनके साथ सहानुभूति दिखाई। लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद पता चला कि ये बच्चे तो महार कम्युनिटी से आते हैं, तो उसका पूरा का पूरा नज़रिया ही बदल गया। पूरा का पूरा उस घटना के बारे में अप्रोच ही बदल गई। तो कुछ वैसी ही कहानी तब से चली आ रही है और अम्बेडकर साहब के साथ और उनके उनके भाई-भोई के साथ जो घटना घटी, उसके न जाने सदियों पहले से कब से चली आ रही है। और अब तक इतने देश, कितने वर्ष हुए देश को आज़ाद हुए, गणतंत्र बने कितने वर्ष हुए। अभी हम लोगों ने 26 जनवरी मनाई है, लेकिन अपने मुल्क में कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे हम तो यकीन नहीं करते बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन पता नहीं क्या फ़ितरत है इस मुल्क की कि मिजाज से निकलता ही नहीं है वर्ण और जाति का मामला। ऐसी ही एक घटना हाल के कुछ वर्षों पहले सुनी गई। हमने इस कहानी को अभी अभी कुछ ही सप्ताह पहले देखी और ये घटना है आई थिंक 6-7 साल पहले की। शायद उसके पहले भी पहले की भी हो, मैं नहीं जानता। एग्ज़ैक्टली आपको अभी पता चलेगा जब हम रूबरू कराएँगे उन लोगों से जिनके साथ ये घटना घटी। तो घटना है कि डॉक्टर शिवशंकर दास और डॉक्टर क्षिप्रा उके, इन दोनों ने जो पीएचडी के स्कॉलर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, ये दोनों नागपुर गए अपना कुछ काम करने, रिसर्च का और डेटा कलेक्शन, सर्वे वगैरह। और वहाँ इन्होंने एक अच्छा खासा एक फ्लैट लिया, मकान लिया। इनको मिल भी गया, पढ़े-लिखे लोग थे, देखने में भी अ अ, सभ्य, सुसंस्कृत, बोलचाल में भी अच्छी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और संभवतः और भी कोई भाषा उनको आती थी। तो एक जनाब ने उनको अपना घर दिया और एक किराएदार के रूप में वो रहने लगे। लेकिन इस बीच में कुछ घटनाएँ ऐसी देश में हो रही थीं, महाराष्ट्र में भी हो रही थीं, समाज में भी हो रही थीं, कि वो उनको रिएक्ट करना पड़ा। और वो उन घटनाओं को जैसे ही रिएक्ट किए या अपने ढंग से कुछ एक्टिविटीज़ उनकी चलने लगीं, तो अचानक उनको जो मकान मालिक थे, उनको लगा कि अरे! ये क्या है? ये मिस्टर दास कौन है? और तब जाति का पता चला। क्योंकि दास से तो पता नहीं चल रहा था ना।
तो पता जब चल गया तो उन्होंने कहा कि भाई मकान तो आपको खाली करा दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं ये नहीं चाहते कि आप यहाँ रहें, क्योंकि वो सहज नहीं हो पा रहे हैं। आपके रहने से, आपकी मौजूदगी से इस मोहल्ले में उनकी सहजता गायब हो गई है। तो ये बात जब उन्होंने कही, तब तक भी थोड़े दिन तक चलता रहा। वो बुजुर्ग थे, समझदार थे, लेकिन बाद में उनके निधन के बाद उनके बेटे साहब के पास जब स्वामित्व आया पूरी तरह, तो उन्होंने एक दिन इनके फ्लैट को, जब ये लोग दिल्ली में थे, तो इनका ताला तोड़कर या जैसे भी हो, इनके पूरे सामान को फेंकवा दिया और मकान को अपने कब्जे में किया। ये कहानी है। तो ये कहानी इतनी भयानक है और इतनी आम है, आम भी मैं कहूँगा, और इतनी भयानक भी है। अब इसकी पूरी दास्तान तो आपको बताएँगे डॉक्टर शिवशंकर दास और डॉक्टर क्षिप्रा उके। लेकिन मैंने ये थोड़ा विस्तार में इसीलिए बताया कि आप समझ सकें इन लोगों की कहानी, कि जो कानूनी लड़ाई इन लोगों ने जीती है, वो दरअसल हमारे देश में सभ्यता की लड़ाई है, संस्कृति की लड़ाई है, जीवन की लड़ाई है, सच की लड़ाई है और इस मुल्क के संविधान की रक्षा की लड़ाई है। तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है, डॉक्टर शिवशंकर दास और डॉक्टर थैंक यू। क्षिप्रा उके। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोगों के इस संक्षिप्त परिचय के साथ कि आप दोनों लोग पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टरेट हैं, और पहले हमारे दर्शकों श्रोताओं को थोड़ा अपने बारे में जो आप बताना चाहें कि आप किन विषयों पर काम करते हैं, आपने अब तक जीवन कैसे जिया, आपकी जो पृष्ठभूमि है क्या है, कहाँ से आए हैं और आगे क्या इरादा आपका है? इस पर कुछ संक्षिप्त आप हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताइए, फिर हम आपकी केस पर भी आएँगे, जो कानूनी लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई जो आपने जीती है, उस पर हम फिर बाद में आएँगे। जी। अ, मैं बेसिकली मुरादाबाद जिले से आता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं जेएनयू दिल्ली 2015 में मास्टर्स करने के लिए गया, सॉरी 2005 में। उसके बाद हम लोग वहाँ, और ये भी उसी समय जेएनयू में आए, तो हम लगभग 10 साल जेएनयू में साथ में पढ़ाई किया, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी। और हम आपस में इस तरह मिले क्योंकि हमारे जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन है जेएनयू में, उसमें हम कॉमन संगठन में काम करते थे। तो इसलिए हमारी मुलाकात हुई। फिर शिप्रा ने एक इलेक्शन लड़ा, जो कि जीएस कैस का मतलब जेंडर सेंसिटाइजिंग कमेटी होती है जेएनयू में, उसका इलेक्शन होता है। तो वो इलेक्शन लड़ा, तो मैं इनका कैंपेनर था। तो फिर वहाँ से बात शुरू हुई कि हमारा मिलना-जुलना चलता रहा। और हम अपना पढ़ाई करके, मतलब पीएचडी सबमिट करने के बाद नागपुर गए। ओके, ओके। और हमने सोचा कि नागपुर का जो यूथ है, उसका सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस का स्टडी किया जाए, और इस पर्पज से हम वहाँ गए थे। उसमें नागपुर जाने की एक खास वजह ये थी कि हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि नागपुर सोशली तो बहुत वाइब्रेंट दिखता है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल चेंजेस इतने फास्ट होते हुए नहीं दिखते, या पॉलिटिकल चेंज हमको दिखता नहीं है। जैसे कोई जो पार्टी है पावर में, वो ही 4-4, 5-5 बार ही एक ही एमपी रहता है और कोई हलचल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये दूसरी जगह पर नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पर जो जो पॉपुलेशन है, वो जो सो कॉल्ड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बोलिए या शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बोलिए, वो बहुत बड़ा है। मतलब और जो जीत कर आता है वो उसके 1% भी नहीं है। तो ये जो डिफरेंस हमको दिखा, और दूसरी जगहों पर ठीक है कि वो
जो लोग हैं वो इतने सोशली वाइब्रेंट नहीं है। तो ठीक है, अगर पॉलिटिकली भी ऐसे ही चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सोशली इतनी वाइब्रेंट जगह पे पॉलिटिक्स में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता है, और कोई पॉलिटिकल चेंज वहां पर क्यों नहीं दिखाई देता, ये एक मेन सवाल था। और इसीलिए फिर हमने सोचा कि क्योंकि हम मिले भी थे पहले जाकर, तो लोगों से मिले, वो प्रॉपर सर्वे नहीं किया था शुरू, लेकिन लोगों से मिलने के बाद भी हमको हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। तब फिर हमने सोचा कि रिसर्च की ही जरूरत पड़ेगी, और फिर हमने सर्वे शुरू किया। इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड और ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति है, ओबीसी का राजनीति का इमर्जेंस है, वैसा इमर्जेंस महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलता। वहाँ सोशल मूवमेंट्स तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट्स नहीं हैं। ऐसा हमारा परसेप्शन था नागपुर जाने से पहले कि यहाँ सोशल मूवमेंट काफ़ी अच्छे हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में यूनिटी नहीं है, सोशल जस्टिस के जो मूवमेंट्स हैं। शिवशंकर, मैं इस विषय को बहुत विस्तार से बात करूंगा जी, थोड़ी देर बाद, लेकिन जी। इसके पहले मैं समझता हूं कि ये जानना हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत जरूरी है कि जिस जिस केस की चर्चा मैंने की, जो आप लोगों के साथ हुआ, मैंने केवल मकान मालिक ने कैसे खाली कराया, आप लोगों के सामान को कैसे फेंक दिया, कैसे आप लोगों को बहुत सारा डैमेज आप लोगों का हुआ, क्यों डेटा कलेक्शन आप लोगों का सारा बिखर गया। ये सब कहानी मैंने बताई अभी संक्षेप में, लेकिन आगे क्या हुआ, वो केस कैसे आप लोगों ने जीती, क्या क्या करना पड़ा उसमें, और आप लोगों को अभी ऑर्डर जो कोर्ट का है वो क्या है, इसके बारे में संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें ये है कि हम जब नागपुर गए, सब कुछ ठीक था, काम भी हमारा ठीक ही चल रहा था, और रिसर्च का भी काफी सारा काम हो चुका था, उसका एनालिसिस और सब कुछ हो चुका था, पब्लिकेशन के लिए बुक रेडी था, सब कुछ। फिर अचानक, और हुआ ये कि इस रिसर्च से एक निकल के आया कि सोशली और पॉलिटिकली वहाँ का यूथ वो नहीं है, मतलब इतना उसका अवेयरनेस लेवल बहुत कम है। और उसके फिर हमको रीजंस पता चले, और फिर उसके सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़े। सॉल्यूशन ये निकला कि इसको एक ट्रेनिंग की जरूरत है, एक लीडरशिप तैयार करने की जरूरत है, और सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने की जरूरत है। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उसमें हमको जो मिला वो था, डॉक्टर अंबेडकर ने जो 1956 में एक स्कूल खोला था, और वो उनके डेथ के बाद तुरंत ही बंद हो गया। और उसका जो उसके अंदर जो कोर्स स्ट्रक्चर था, और उसका जो मोटिव था, वो हमारे कंसर्न से ये कहिए कि 99.9% से भी ज्यादा मिलता था। और हमने फिर सोचा कि इसको रिवाइव किया जाए, और टाइम के साथ इसको हम अपडेट कर लेंगे, इसका जो सिलेबस है उसको अपडेट कर लेंगे, और फिर लेट्स स्टार्ट इट। और उस टाइम का मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने उस टाइम पे भी जो वो स्कूल खोला था, दैट वाज वेरी वेरी एडवांस्ड, और बहुत ही एडवांस्ड काइंड ऑफ वो एक इंस्टीट्यूट था। तो ये हमको स्ट्राइक कर गई, और फिर हमने उसको रिवाइव करने के लिए कदम उठाना शुरू किया। तो ये था कि उसको जब रिवाइव करना है तो रिसोर्सेज जुटाने हैं और ये सब। तो अ, हमने अ, हमने अ, कुछ फंडिंग एजेंसीज को अप्रोच करना शुरू किया। उसमें से जो ओएनजीसी जो कंपनी है, उसके अंदर का सीएसआर प्रोजेक्ट के अंदर एक और है इनोवेटिव प्रोजेक्ट, उसके तहत हमने उसको अप्लाई करने की कोशिश की, और वो प्रोसेस में था, और हमने वो एप्लीकेशन भेजी भी। और इसको इसको करने के लिए हम संपर्क में काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों के साथ थे, जैसे रामविलास पासवान जी, और उन्होंने भी इस आइडिया को बहुत एप्रिशिएट किया था कि दैट दिस विल ब्रिंग आउट अ ट्रू लीडरशिप और ये सब। और हमको काफ़ी लोगों का इसमें अ, ये भी रहा, क्या कहते हैं उसको, गाइडेंस भी काफ़ी लोगों से मिलता रहा, जैसे डीपी त्रिपाठी, और इन सब से भी हम संपर्क में रहे। अब बात वहां से जो आई कि इसको रिवाइव करना है, वो प्रोसेस तो चल रहा था, और इसी सिलसिले में हम दिल्ली में थे।
लेकिन इसके पहले थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो गया था घर मालिक के साथ। वो ये था कि 2016 में एक जो रोहित वेमुला को का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो जिसको हम कहते हैं वो हो उस बैकग्राउंड में हमने एक प्रोटेस्ट एक प्रोटेस्ट रैली जो आरएसएस हेडक्वार्टर पे उस वक्त नागपुर में हमने निकाली थी, और उसको हमने डिजाइन भी किया था और उसको हमने लीड भी किया था। वो वो हमारा जो हाउस ओनर है उनको पसंद नहीं आया, और बेसिकली उनको ये नहीं पता था कि शायद एक धारणा है कि पढ़े लिखे लोग शेड्यूल कास्ट के नहीं हो सकते हैं। और हाँ, मतलब अगर कोई ये बोलता है कि पीएचडी है तो वो पहले तो स्ट्राइक ही नहीं होता है उनको कि ये कोई शेड्यूल कास्ट से हो सकते हैं, और वो तो उनके दिमाग में वो शायद चीज आई नहीं थी। और उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही इस इवेंट के बारे में पता चला, ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा इवेंट था और न्यूज़ में काफ़ी छप गया था, तो ये नहीं होगा कि उनको पता नहीं चला, तो वो पता ही चला अच्छे से। तो तब से उनका बिहेवियर चेंज हुआ। लेकिन ये था कि ऑलमोस्ट 1 साल तक का जो रिलेशन था वो इतना अच्छा था, इतना कॉर्डियल था कि वो हमारे साथ पर्सनली कोई बुरा बर्ताव नहीं कर पाए, उतनी उतनी उनकी हिम्मत हुई नहीं। और तो वो उन्होंने वो रिलेशंस उन्होंने वैसे ही बरकरार रखे, रेस्पेक्टेबल ही रखे। लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई जब 2016 में जुलाई में, 16 उसके जी। जी, उसके बाद जो उनके बेटे के हाथ में जब सब कुछ आया तो फिर चीजें चेंज हुई। और वो पुणे में रहते थे शायद। जी वो जी पुणे में रहते थे और आईटी सेक्टर के थे, और बेसिकली एक होता है ना कि सोशल टच की कमी नजर आ रही थी हमको उस लड़के में, कि उनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे डील करते हैं। मतलब एक बिहेवियर होता है कि घर मालिक हूं तो आई ओन एवरीथिंग, आई ओन द पीपल ऑल्सो। इट इज नॉट जस्ट आई ओन द हाउस, आई ऑल्सो ओन द पीपल एंड देयर विल्स। तो ये एक एटीट्यूड था उसके अंदर, मैच्योरिटी नहीं थी, और ये समझ सकते हैं। लेकिन अ, वो जो बर्ताव था, इशू वो भी नहीं था कि ठीक है आप कह रहे हो कि घर खाली करो, इशू वो नहीं था। घर खाली तो हमको करना ही था, क्योंकि वहां हम सेटल होने के लिए तो गए नहीं थे, खाली तो करना ही था घर। लेकिन बात यह है कि जो सबसे ज्यादा हमको ह्यूमिलिएटिंग लगी वो ये लगी कि मैं चाबी लेने आया हूं, मुझे 24 घंटे के अंदर घर खाली चाहिए। तो ये जो भाषा थी, ये दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए जो ये था कि आपको आपको जो भी कहना है आप रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं, और उसको हम बिल्कुल रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करेंगे। और जहां तक 24 आवर्स की बात है, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि 24 आवर्स में आप घर खाली करो। तो ये जो तरीका था वो हमको पसंद नहीं आया, और मतलब बड़े बुरे उसमें फिर वो चले गए गुस्से में। और फिर हमने भी ध्यान नहीं दिया ज्यादा, कि हमने सोचा कि वो गुस्सा था, दोनों की तरफ गुस्सा था। ही वाज आल्सो एंग्री, वी वर आल्सो एंग्री। तो फिर उसके बाद हमने उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। लेकिन जब अच्छा, वो सिचुएशन भी ऐसी थी जो मतलब आई वाज प्रेग्नेंट एंड दैट वाज माय फाइनल स्टेजेस, जस्ट क्योंकि उसके जस्ट 2 हफ्ते बाद ही मैंने अपने मतलब बच्चे को डिलीवर किया था। तो उस स्थिति में भी किसी को भी ये बोलना, मतलब ये एकदम ये होता है कि आपको कोई कोई कदर ही नहीं है, मतलब कोई इंसानियत नहीं है आपके अंदर। इट वाज नॉट कि कोई और इशू नहीं है, ये एक सिंपल सी बात होती है। तो ये एक बात थी। और उसके बाद जब हम दिल्ली में थे, ये सितंबर 2018 में, उसमें उन्होंने हमको कई बार फोन किए, 1 महीना पहले भी किए। और हमने उनको बोला था कि हम आ रहे हैं इस दिन, और उसने फिर उसी का फायदा लिया। वो प्लान ही कर रहा था, हमको कुछ नहीं समझ में आया कि कोई प्लान हो रहा है हमारे, या कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है हमारे पीछे। और जब हम नागपुर पहुंचे, उसको इन्फॉर्म किया कि हम इसी दिन मिलेंगे, क्योंकि हमको
हमको बहुत थोड़े टाइम के लिए नागपुर में रुकना था, 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि हमको प्रेजेंटेशन देना था इन मिनिस्टर्स के सामने, क्योंकि पासवान साहब ने ये कहा था कि मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी बात करूंगा और हो सकता है कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से भी हमको कुछ सपोर्ट मिले, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज वेरी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट और हम चाहेंगे कि इसको सोशल जस्टिस मिनिस्टर से भी हम डिस्कस करें। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 3 मिनिस्टर्स एक साथ, कोई 3 मिनिस्टर्स इकट्ठा आए और उनके सामने प्रेजेंटेशन देना हो, तो वो बहुत क्रूशियल मोमेंट होता है। और सारा फिर हम चाहते थे कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे कि व्हाटएवर वी हैव स्टडीड वी विल प्रेजेंट बिफोर देम। तो वो सारा डेटा जब लेने हम यहाँ आए, जो हमने रिसर्च किया वो जब लेने यहाँ आए, तो नज़ारा एकदम ही अलग था, जिसको हम मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जब घर पे आए तो लॉक्स नहीं थे हमारे लगे हुए, हमारे लॉक्स टूट के दूसरे लॉक्स लगे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था सीढ़ियों पर और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। और जब हमने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई, 100 पे कॉल किया, पुलिस आई और उन्होंने बोला पुलिस स्टेशन आपको जाकर रिपोर्ट करनी होगी। हम जब पुलिस स्टेशन गए तो रिपोर्ट हमारी किसी ने ली नहीं और ऐसे ही कुछ बोला कि संडे है, आपको समझता नहीं क्या संडे पे एफआईआर होती नहीं है। और फिर दिन भर, जबकि हमने उनको बोला कि इस तरह की बात मत करो, हमको पता है क्या होता है और क्या नहीं होता है, आप कंप्लेंट लो और हमको हमारा घर खोल के दो। तो वो कहने लगे ये तो हो नहीं सकता है और उन्होंने हमको बिठा के रखा, पूरा दिन परेशान किया। फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हमको जाने को कहाँ, मतलब जाएंगे कहाँ, ये इशू था। और इसीलिए फिर हम रात में जब कोई चारा नहीं था तो हमने सोचा कि कमिश्नर ऑफिस चलते हैं, जबकि ये डाउट था कि संडे को तो ऑफिस बंद रहेगा, लेकिन फिर भी हम चले गए। और वहां पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे और उनको हमने बताया कि क्या हुआ है हमारे साथ। तब फिर उन्होंने वहां के थानेदार को फोन किया, बजाज नगर के थानेदार को फोन करके बोला कि इनका एफआईआर लो। तो एफआईआर जब लिया तब जो स्टोरी हमने बताई वो एफआईआर के अंदर दर्ज नहीं हुई। स्टोरी वो ऑलरेडी अपने तरीके से बना के उसको सिस्टम में वो कर दिया और उसका प्रिंट दिया हमको और कहा कि इस पे साइन करो। तो हमने जब उस पे साइन, जब हमने बोला कि वी आर रिसीविंग इट बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस एफआईआर, तो हमने उस पे क्लियर लिख दिया कि वी आर रिसीविंग द कॉपी बट द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन दिस एफआईआर इज नॉट as per the information we have provided. तो यहाँ से लड़ाई शुरू हुई और जब खोला गया घर, उसके अंदर घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और कुछ सामान टेरेस पे फेंका गया था और एक दिन पहले बारिश हुई और उसमें वो पूरा सामान, पूरा जो सारी चीजें भीग चुकी थी, कुछ भी बचा नहीं था उसमें जो कि यूजेबल हो। और ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको तोड़ा ना गया हो, मतलब अगर जो फर्नीचर होगा तो हर चीज तोड़ी गई थी, जो क्रॉकरी होगा वो हर चीज तोड़ी हुई थी। और क्या आपके कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह भी थे अंदर या नहीं? लैपटॉप्स थे, कंप्यूटर्स थे और लैपटॉप तो मिला ही नहीं हमको, मतलब लैपटॉप वो लोग लेकर गए। और जो डेटा था, जो रॉ डेटा था वो भी पूरा लेकर गए थे वो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको उस वक्त जो सबसे बड़ा धक्का लगा वो ये कि हमारे पासपोर्ट्स, तीनों के पासपोर्ट्स नहीं थे और जो हमारे सारे ओरिजिनल मार्कशीट्स का जो पूरे फोल्डर्स थे वो गायब थे। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा शॉक था कि जो हमारा मेन काम है, जो पढ़ाई है, क्योंकि एजुकेशन ही हमारे पास एकमात्र जो हमारी प्रॉपर्टी है वो एजुकेशन ही है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। तो वो सारा का सारा गायब था वहां से। तो अच्छा, मैं अब थोड़ा हम लोग कुछ और मुद्दों पर आएंगे, लेकिन हमको ये जरूर बताइए आप दोनों में से कोई भी कि और संक्षेप में थोड़ा, कि जो ये मामला पुलिस ने जब उधर से पक्ष लेना शुरू किया और पुलिस से जब आप लोग निराश हो गए, तो कोर्ट कब गए, कैसे गए, और कोर्ट का जो फैसला आया है जिसके तहत हमने जो अखबारों में देखा या वेबसाइट में देखा कि
आप लोगों को बहुत बड़ी मुआवजा राशि मिली है और भारत के इतिहास में संभवतः बौद्धिक संपदा के डैमेज किए जाने के एवज में ये अब तक की सबसे बड़ा मुआवजा है, ऐसा कहा गया है कुछ अखबारों में या कुछ वेबसाइटों की खबरों पर। तो इस पर जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों पाठकों को जरूर आप बताइए। देखिए, जो भी हमारा सामान चोरी हुआ या नष्ट हुआ, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी हमारी, जैसे डेटा, कंप्यूटर। तो अब सवाल ये था हमारे सामने कि इसको रिकवर किया जाए जल्दी से जल्दी। तो हमने पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से आप हमको रिकवरी करके दीजिए, आरोपियों को अरेस्ट करिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इसमें काफ़ी समय जा रहा था, तो हमने सोचा फिर इसका क्लेम हम कंपनसेशन के रूप में करें। इसलिए हमने फिर कंपनसेशन के लिए स्ट्रगल शुरू किया। फिर जो कलेक्टर है, जो राज्य सरकार है, उसने हमारी रिक्वेस्ट नामंजूर कर दी कि कानून में ऐसी कोई तरतूद, इसे मराठी में तरतूद बोलते हैं, मतलब कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए हम आपको कंपनसेशन नहीं दे सकते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का। इसलिए फिर हमने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि हमें जो है कंपनसेशन दिया जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारी लंबी हियरिंग्स हुई और हमने आर्गुमेंट किए और हम ये केस जीते। ये काफ़ी तो इंटरेस्टिंग था। किस किस तारीख को ये फैसला आया? देखिए, फैसला जो रिज़र्व किया गया था नागपुर बेंच है, उस बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसने रिज़र्व किया था 5 जुलाई 2023 को। 23 या हाँ, उसके बाद कुछ महीने बाद उन्होंने फिर उसको अनाउंस किया। नवंबर 2023 को हाई कोर्ट ने अनाउंस किया अपना फैसला और हमारे पक्ष में दिया। 10 नवंबर 2023 को ये फैसला सुनाया गया था। तो कितने कितने रुपए का मुआवजा आप लोगों को देने का फैसला किया हाई कोर्ट ने? सर इसमें 2 इश्यूज थे। एक तो ये था कि स्टेट का कहना ये था कि ये जो विक्टिम्स है ये कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं अंडर शेड्यूल कास्ट SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसमें प्रॉपर्टी का प्रोविजन तो है लेकिन डैमेज टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोविजन नहीं है। तो मेन डिबेट इसी पे चली थी। अब जब स्टेट ने ये बोला कि प्रोविजन नहीं है, दूसरा स्टेट ने ये बोला कि अगर इनको देना भी है तो भी हमारे पास कोई मेथड नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने का, उसको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स में उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं। तो कोर्ट ने हमको बोला, डू यू हैव एनी मेथड? तो हमने कहा यस, वी डू हैव अ मेथड टू हाउ टू कैलकुलेट आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉसेस। और फिर हमने कोर्ट को मेथड सबमिट किया कि हमारे लॉसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हमने 2 वो मेथड्स कितनी दिए। कितनी राशि, नहीं उस पर मत जाइए अभी, उस पर डिटेल में, क्योंकि हमको एक समय के अंदर ही अपने कार्यक्रम कंप्लीट करना है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि कितना मुआवजा का जो डिक्लेरेशन जो हुआ कोर्ट से, वो कितना है? वो कोर्ट ने नंबर नहीं दिया है सर, कोर्ट ने नंबर नहीं दिया है। हमने जो कोर्ट में मेथड सबमिट किया उसके बेसिस पे कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि इस मेथड को कंसिडर करना है आपको। उस मेथड को जब डिस्कस किया गया तो मेथड में एक्सट्रिंसिक वैल्यू आती है 3 करोड़ समथिंग, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू आती है वो 127 करोड़ प्लस। तो ये आता है पूरा टोटल हमारे लॉसेस का। और फिर कोर्ट ने इसी को ये किया है कि इसी मेथड को आपको कंसिडर करना है और विद इन 3 मंथ्स आपको ये कॉम्पेंसेशन देना है फ्रॉम द जजमेंट। तो क्या कंपनसेशन मिल गया? जी नहीं, बल्कि इन्होंने पूरा 1 साल तो एक्सटेंशन लिया कि हम कॉम्प्लाई करना है बोल के पूरा 1 साल तो यहाँ पर बर्बाद कर दिया। और फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने वही इन्होंने मतलब किसने, स्टेट ने राज्य या ने। वो स्टेट। मकान मालिक? नहीं, इसमें मकान मालिक का कोई रोल ही नहीं है। मकान मालिक के साथ मकान मालिक पार्टी ही नहीं है इसमें। स्टेट स्टेट इज द पार्टी। ओके, सो स्टेट गया सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या हुआ? जी,
स्टेट सुप्रीम कोर्ट में गया, और जब सुप्रीम कोर्ट में इसको जब हियरिंग हुई तो स्टेट ने बहुत डिटेल में सुना, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में स्टेट की आर्ग्यूमेंट को सुना, और फिर बाद में बोला कि आपके आर्ग्यूमेंट में कोई मेरिट नहीं है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में क्वालिफाई करती है अंडर एट्रोसिटीज एक्ट, एंड यू हैव टू follow what the high court has directed, what the ये high फैसला court has कब ruled. सुप्रीम कोर्ट का आया? 24 जनवरी 2025 25 इस वर्ष। इस जी। वर्ष आया। और जहां तक मैंने पढ़ा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी वो जस्टिस बीवी नागरत्ना उसमें उसमें आई थिंक वो शी वाज हेडिंग द बेंच। जी यस जी जी बिल्कुल सही। जी। तो अभी क्या स्थिति है इस फैसले के बाद? जैसे ही ये फैसला आया है, राज्य सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया, वो पूरे साइलेंट है। हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन कोई उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मुआवजे की राशि है वो आपको मिलेगी या क्या होगा? मुआवजे की राशि तो ये आगे का स्टेप है। पहला स्टेप तो ये है कि सरकार ये माने कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। पहले तो वो यही एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है, तो आगे की लड़ाई तो हमें लड़नी ही होगी। नहीं, वो लेकिन अब तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो आप मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बाकायदा आपके जजमेंट में क्लियर कर दिया है कि ये आती है। देखिए, इस केस में क्या है, जो राज्य की सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, वो हारी है। वो लीगली हारी है, लेकिन झुकी नहीं है। अभी मोरली नहीं झुकी है। अभी उनका मोरल नहीं जागा है। लीगली हारे जरूर हैं। तो जी इसका मतलब कोई ना कोई इसमें एक ही अभी स्ट्रगल बाकी है। हमारे पास एक ही रास्ता, उनके पास तो कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आया है तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। या दैट्स ट्रू। लेकिन जो उससे भी ज्यादा जो बुरी बात यह है कि वो कोर्ट का भी ये कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हमको we have to approach the court again for with the contempt of court petition. तो ये एक है, क्योंकि रिजल्ट आना और फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये एक अब दूसरी लड़ाई हमारे सामने है, क्योंकि वो एकदम साइलेंट हो गए हैं। उन्होंने वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, कुछ भी वो बोल नहीं रहे हैं। तो उनकी तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। तो अगर उनसे जवाब लेना है तो बस यही रास्ता है कि कोर्ट में ही हमको जाना पड़ेगा, सो दैट दे कैन आंसर इन द कोर्ट कि क्या व्हाट आर दे डूइंग। तो बिल्कुल आखिर में अब हम कार्यक्रम का धीरे धीरे समापन की तरफ हम चल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अपने जैसे देश में जहां डेमोक्रेसी हमारे संविधान में सुरक्षित है, जमीन पर वो कितनी है वो आप लोग स्वयं देख चुके हैं, और एक जर्नलिस्ट के तौर पे, नागरिक के तौर पे हम लोग भी रोज रोज देखते हैं कि जमीन पर डेमोक्रेसी कितनी है। जी। तो ऐसे मामले में एक तरफ कोर्ट से एक बहुत सकारात्मक संदेश मिला है आप लोगों के मामले में, लेकिन स्टेट जो है, वो स्टेट की जो एजेंसीज हैं वो बिल्कुल किसी कीमत पर कोर्ट के हुक्म को, कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार, कम से कम मानसिक स्तर पर तैयार नहीं है। नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों लोग इंटेलेक्चुअल हैं, दोनों लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आपको क्या लगता है कि भारत के समाज में डेमोक्रेसी का जो भविष्य है और जो वर्तमान है, जो मौजूदा स्थिति है, उससे आम नागरिक कैसे निपटे, या आम नागरिक के सामने क्या रास्ता क्या है? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द वे आउट? सर, सिचुएशन तो इस वक्त ये है कि आम नागरिक के पास तो कोई रास्ता है नहीं। आम नागरिक को तो अपनी जान बचा के अपना गुजारा करना है। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनको संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ना है। दूसरा, जो एजुकेशन ने जो हमको ताकत दी लड़ने की, स्टेट से लड़ने की, ये जो लड़ाई थी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि सिर्फ हम दो लोग उस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, पूरा सिस्टम हमारे अगेंस्ट था।
और ये जो लेकिन इस ऑर्डर ने या इस जजमेंट ने एक विश्वास जरूर पैदा किया है, पर्टिकुलरली इस कम्युनिटी के अंदर, दो चीजों के लिए। पहला, जुडिशियरी में एक विश्वास पैदा किया है, दूसरा एजुकेशन की ताकत को और मजबूत किया है। तो ये दो चीजें तो इससे निकल के आती जरूर है। लेकिन जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, ऐसी कोई चीज आज तो उस कंट्री में, इंडिया के अंदर, इस कंट्री के अंदर कोई किसी तरीके से दिखाई नहीं देती है। जो भी है मेजॉरिटेरियनिज्म, जो भी है, सारे इलेक्शंस भी जो है वो पूरे मैनिपुलेटेड लगते हैं। नाम के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन सारी डेमोक्रेसी है टेक्निकली, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर रूल ऑफ लॉ होता तो कोर्ट का जजमेंट को सरकार बहुत जल्दी मान लेती। मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा का यही हम समापन कर सकते हैं कि अपने देश में टेक्निकली डेमोक्रेसी तो है, तकनीकी तौर पे डेमोक्रेसी है, संविधान में डेमोक्रेसी की धाराएं हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो कानून का राज जो है वो नहीं है। और ये मुझे लगता है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे संविधान के जो निर्माता, जो सपने उनके थे, जो उनके मूल्य थे, जो उनका विजन था, कहीं न कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ा ये सवाल है। जो लोग यकीन करते हैं संविधान में, जो लोग आज़ादी की लड़ाई के और संविधान के जो निर्माता थे, उनके मूल्यों में जो लोग आज यकीन करते हैं आज भी, उनके लिए इससे बड़ी चुनौती अपने मुल्क के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तो आज की चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं। डॉक्टर शिवशंकर दास, डॉक्टर क्षिप्रा उके, आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना। थैंक यू। और थैंक यू वेरी हम मच। चाहेंगे कि आप लोग अपने लिए लड़ें, लेकिन ये समाज की भी लड़ाई है। तो बिल्कुल। आगे भी अपने समाज को, अपने समुदाय को, अपने देश को ज़रूर याद रखें कि आपका भी फर्ज है। अगर समाज ने आपको पढ़ाया है, पढ़ने का मौका दिया है, संविधान ने मौका दिया है, तो आप भी अपने मुल्क के जो नई जनरेशन के लोग हैं, उनको ज़रूर प्रेरणा दें और कोई सपोर्ट हो वह भी दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक थैंक यू। यू।